बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क भर में सैलाब, तबाही, अमवात, नुकसानात क़यामत सुगरा का एक मंजर है। और जो मजमूई अमवात हैं पाकिस्तान भर में सैलाब, बारिशों और उसके बाद में जो तबाही हुई उनसे, वो 913 से भी तजावुज़ कर गई हैं। हज़ारों घर तबाह हो गए और लाखों लोग इस वक्त खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से इमदाद की जा रही है। कुफर टूटा, हुकूमत की जानिब से भी खुदा खुदा करके हुकूमत ने भी इस मामले को सीरियस लिया और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी सिंध से मुतासर अजला का दौरे का उन्होंने कहा है करेंगे। बलूचिस्तान उन्होंने दौरा किया, लेकिन कल वो सिंध भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा भी हैं इस वक्त, वो भी इंटीरियर के दौरे पर हैं। आज वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शारी रहमान साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सैलाब ज़दगान को बेयार व मददगार नहीं छोड़ेंगे, उनकी इमदाद करेंगे। क्या ये सब जो दावे और वादे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से भी ऐलान किया गया है, सैलाब ज़दा मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे, पंजाब में जो इलाके मुतासर हुए हैं वहाँ पर हुकूमत या अपोजिशन या सियासतदान तब जागे जब पानी सर से भी ऊपर हो गया। सब अपनी अपनी सियासत कल परसों तक लगे हुए थे, अब अचानक से सैलाब ज़दगान का ख्याल आ गया। जब इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिली कि पाकिस्तान में बारिश ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे, बारिशें तो हुई, फसलें बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई हैं और फसलें मुतासर होने से माहिरीन का ये कहना है कि एक बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतों का होमवर्क इस पर मुकम्मल है? इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज ज़मानत मिली है 1 सितंबर तक दहशतगर्दी के मुकदमे में जो उनके खिलाफ किया गया था उस पर। उसके बाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब एटीसी की अदालत में खुद पेश हुए तो मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे नॉकआउट करना चाहती है, टेक्निकल ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं मुझे नॉकआउट करने के लिए। क्या इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं? इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जामी चांडियो साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, सैलाब, तबाही, अमवात, नुकसानात, क़यामत सुगरा का एक मंजर है पाकिस्तान भर में। हुकूमत है, ख़ास तौर पर हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है। हुकूमत और अपोजिशन की जमातें तब जागी, तब इस पर बयानबाजी शुरू की जब पानी सर से भी ऊपर हो गया। बलूचिस्तान में जब तूफान इस सैलाब का सूरत पैदा हुई थी, सबसे पहले वही हुई थी और सबसे संगीन भी वही हुई थी, क्योंकि वहाँ तो पानी बहता है और बहता है तो घर भी बहा ले जाता है, बागात भी उजाड़ देता है, फसलें भी तबाह कर देता है, मवेशी भी बाकी नहीं रहते। तो शहबाज शरीफ वहाँ गए, 2 बार गए और उन्होंने वहाँ का दौरा किया। राजनपुर जनूबी पंजाब की सूरत पैदा हुई तो वज़ीर आला से पहले वो पहुँचे। अब वज़ीर आला भी पहुँचे, परवेज़ इलाही इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सिंध में शायद कुछ थोड़ा सा पहले ख्याल हुआ कि लेकिन इतने मीर साहब, खतरनाक मुकम्मल सूरत नहीं हुकूमती है, मशीनरी लेकिन को अब सिंध की एक्टिव अब पूरी किया हुकूमत गया। जो है कहाँ पे लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि उस सूरत को फिर से बनाया जाए और ठीक किया जाए। ये सारी सूरत जो पैदा हुई है, ये बात ये है कि शायद किसी को तवक्को नहीं थी कि ये क्या होने वाला है या क्या हो गया है। मौसमियाती तब्दीली का किसी को अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, अगर अंदाज़ा भी हो तो हुकूमत के इतने वसाइल पहले से इकट्ठे नहीं है कि वो इतना बड़ा काम जो है ना खुद कर सके। हमारी तंजीमें कुछ रज़ाकार तंजीमें हैं, मैं एनजीओज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो ऐसे मौके पे बहुत काम किया करती हैं और वो उससे पहले पहुँचती हैं जब कोई फ़ॉरेन एड या कोई हमारी अपने इदारे जाते हैं। हमारी फ़ौज का बड़ा हिस्सा जो है इसमें एक्टिव रोल अदा करता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो क़ुव्वत नहीं है और ये जो नेशनल डिज़ास्टर की हमने तंजीम बना रखी है, ये तो एक दिखावे के लिए है। ये तो सिर्फ़ कोऑर्डिनेशन करने के लिए है और इसका काम कोऑर्डिनेशन करने के अलावा और कुछ नहीं, इसके पास वसाइल नहीं है और कुछ नहीं है। मैं 2-3 सिर्फ़ रज़ाकार तंजीमों से वाकिफ़ हूँ, जिन्होंने टेंट के अपने वेयर हाउसेज़ कायम किए हुए थे और एक बार हुआ जनाब ने ख़ास तौर पर जब सैलाब आया तो उन्होंने सोचा कि अगली बार क्या होगा, उन्होंने वेयर हाउसेज़ कायम कर दिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को इस वक़्त जो सैलाब की सूरत-ए-हाल है, उसमें जितने टेंट दरकार हैं, सरकारी ज़राए कहते हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसके लिए हमें इसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से मँगवाना पड़ेगा। ये सारी सूरत-ए-हाल यकीनी तौर पर ख़तरनाक जी। है और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत बिल्कुल नहीं जागी, हुकूमत अपनी बसात के मुताबिक काम कर रही है, लेकिन शायद उनकी ठीक। तवक्को से ज़्यादा ये काम हुआ है और हमारे यहाँ जो एनजीओ जो दूसरी तंजीमें काम किया करती हैं,
कुछ तो हमने बंद कर दी। हमने खुद उनको उनका रास्ता रोक दिया। वो राइट। सबसे ज़्यादा काम किया करती थी। दहशतगर्द करार दे दिया, कहा हमें गैर मुल्की ताकतों ने। ये तो सियासतदान रोते हैं, यानी हम हमारी तो सारी तंज़ीमें, हमारा जो सारा सेटअप था, बहुत सारा तो वो तबाह कर दिया। राइट। लोकल लोग उनको पैसे ठीक है। दिया करते थे। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को वो उतने फंड मिलेंगे, जितने कि गैर सरकारी तंज़ीमों को मिला करते थे। बहरहाल अब भी बहुत ज़रूरत है काम की, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अल्लाह करे कि हुकूमतें भी और दूसरी तंज़ीमें भी इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार पाएँ। रज़ा रूमी साहब, क़यामत सुग़रा का मंज़र है सैलाब ज़दा इलाकों में, और पाकिस्तान का अक्सरियती इलाका इस वक्त सैलाब के पानी से डूबा हुआ है। हुकूमत तब जागी जब पानी सर से ऊंचा हो गया। गो के वज़ीर आज़म ने दौरे किए, लेकिन मुकम्मल हुकूमती मशीनरी को ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 रोज़ में ही एक्टिव करवाया गया। जी शुक्रिया जवाद। देखिए सबसे पहले तो जो तबाही और जो हम मनाजिर देख रहे हैं वो तो बहुत ही दिलखराश हैं, और सबसे पहले तो यही है कि उनसे इजहार यकजहती और हमदर्दी की जाए जो विक्टिम्स हैं। और पहली तो ये बात है कि इस बार जो मानसून की बारिशें हैं वो अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी। 2010 में जब तूफानी और तबाहकुन सैलाब आया था पाकिस्तान में, सुपर फ्लड। और जी। पाकिस्तान का तकरीबन 40 से 50% जो थी टेरिटरी वो डूब गई थी। ये उससे भी बदतरीन किस्म का एक साइकिल है। हम्म। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो हुकूमती मशीनरी का अभी जागने का सवाल नहीं है, ये एक देरीना मसला है कि पहले भी 2010 में इसी तरह आन लिया था पाकिस्तान को, और हमारी तैयारी नहीं थी। और इस बार भी 2022 में जब ये तूफानी बारिशें हो रही हैं, हुई हैं, और अभी ये थम नहीं रही, आ, हमारी तैयारी जो है वो नाकिस है। अगरचे कि हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई, सूबाई लेवल के ऊपर भी पीडीएमएस बनाई, जिनका के काम ही ये था कि वो लोगों को वार्निंग जारी करें और वो इसकी मंसूबा बंदी करें। और उसके अलावा जो हमने और तब्दीलियां करनी थी पिछले 12 साल में, जहाँ पे निकासी है आब के लिए और इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियां लानी थी वो नहीं लाई गई। हम्म। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पिछली तमाम हुकूमतें जिम्मेदार है, इसमें हमारी जो रूलिंग इलीट्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, जो कि मुल्क में तवीलुल मयाद की बुनियादों पर नहीं सोचती। चाहे वो सियासी पार्टियां हों, उनका तो मकसद यही होता है कि अगले 2-3 साल में वो किस तरह से उन्होंने निकालना है, वोटरों को खुश करना है और दोबारा से इक़्तिदार हासिल करना है, या अपने मुखालिफिन को आगे नहीं आने देना। और यही हाल हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी है। उनकी तो वैसे ही कोई एज सच विजन नहीं होता लॉन्ग टर्म या पाकिस्तान में। तो ये तो पहली बात कहनी ज़रूरी है कि ये एक नाक़िस हमारी एक इज्तिमाई जो हमारी गवर्नेंस है, ये उसका फेलियर का एक और मजहर है। अब रही बात इस हुकूमत की, बिल्कुल यहाँ भी उस तरह से मशीनरी हरकत में नहीं आई, अगरचे कि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं। वो क्यों नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि इस बार ये बारिशें जो वो इतनी शदीद हो जाएंगी, मानसून का सीज़न जो वो इतना शदीद हो जाएगा। देखिए अभी जिक्र कर रहे हैं सारे वज़रा भी क्लाइमेट चेंज का, माहौलियाती तब्दीली का। हम्म। अब पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी थी पहले क्लाइमेट चेंज की, वो बस कागजों तक ही महदूद रही, कोई उस पर खास अमल दरामद नहीं हुआ, हत्ता कि वो निचली जी। हद तक तो पहुंची नहीं। हम यही करते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिसियां बना देते हैं वो डोनर एजेंसीज को और जो पाकिस्तान को इमदाद देने वाले इदारे हैं उनको खुश करने के लिए, ठीक। लेकिन उन पे अमल दरामद जो है वो नादारद होता है। और आज यही सूरत हाल पाकिस्तानियों को लाहक है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो तमाम तर तवज्जो जो है वो रिलीफ की तरफ होनी चाहिए, और ये इसमें कोई भी मुबर्रा इसमें नहीं है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे कहा जाता था कि मिसाली गवर्नेंस है पिछले 10 सालों में, ठीक है। 11 सालों में, वहाँ का हाल देख लीजिए। सिंध का हाल आपके सामने है, जनूबी पंजाब का हाल आपने बिल्कुल देखा ठीक कि है, पूरा लोगों के पाकिस्तान ही किस मुतासर है तरह सर। बिल्कुल। लाखों घर जो हैं वो बह गए, और लाखों माल मवेशी लोगों के जो हैं वो उसमें ज़ाया हो गए इस रेले में।
तो इस वक्त तो तमाम तर तवज्जो जो है वो रिलीफ पे होनी चाहिए और मेरे ख्याल से तमाम सियासी पार्टियों को सूबाई और मरकजी हुकूमत को मिलकर इसके ऊपर अब एक हंगामी बुनियादों के ऊपर हंगामी काम बुनियादों करना पर, होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। रज़ा रोमी साहब, आपका जवाब आया। जामी चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो सैलाब बारिशों के बाद जो तबाही आई है, हुकूमत तब जागी है जब पानी सर से ऊंचा हो गया? देखिए, बहुत बलूचिस्तान और सूबे के सूबे बर्बाद हुए हैं। पंजाब के जनूबी हिस्से में और खैबर पख्तूनख्वा के फेल्यूर है और हमारी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और गवर्नेंस का, जिसने सूरत हाल को पैदा किया है। बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की तारीख में सैलाब आए में ही ये रिपोर्ट्स आ चुकी, जो ग्लोबल एक तरह की वार्मिंग या ग्लोबल एक माहौलियाती साइकिल या उसमें इस खित्ते में जिसमें हम मौजूद हैं वहां अब सैलाब आते रहेंगे, बारिशें होती रहेंगी और पाकिस्तान को चाहिए था कि वो सूबाई सतह चेंज के एतबार से अपनी एक मुनासिब पॉलिसियां तरतीब, सलाहियत को पैदा करते कि वो इस सूरत हाल को फेस कर सके। अब जाहिर है कि 2011 के बाद अभी तक सवाए एनडीएमए जैसे इदारे जिसका कोई फाल किरदार नहीं है या प्रोविंशियल लेवल पे बीडीएमएस बना दिए गए, इसके अलावा कोई एफर्ट नहीं किया स्टेट के इदारों ने, गवर्नमेंट्स ने, वफाकी गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट्स ने, और नतीजा हमारे सामने है। बारिशें को अचानक आ गई हैं, पहले से इतला नहीं थी। इस एतबार से बहुत पहले मालूम हो जाता है कि क्या तबाही होने वाली। लेकिन सूबा सिंध की अगर बात करें तो हुकूमत की वजीर साहब ने जो उन्होंने तो बरमला कह दिया है, तो जो करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लाखों घर खत्म हो चुके हैं, तमाम के तमाम देही आबादियां ज़ेरे आब है, मवेशी और ज़राअत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और आपको पता है इस सूरत हाल में जो बीमारी, जो मसाइल सामने आते, जिस स्केल का वो डिजास्टर है, उसके सामने कोई है कि 11 और 10 के तालाब में बैनुल अक़वामी इदारे मौजूद थे, कम से कम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मौजूद था, यूएन मौजूद था, और उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया गया था कि इस दफा तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और स्टेट की पॉलिसीज हैं, तो बैनुल अक़वामी इदारे सूबा सिंध में नहीं, बलूचिस्तान पूरा है। जी ठीक है, जामी चांडियो साहब, आपका पॉइंट आया। कमर चीमा साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो सैलाब और तबाही हुई है, सैलाब से हुकूमतें तब जागी हैं जब पानी सर से ऊंचा हो गया? देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें इंतहाई शर्म की बात यह है कि हमारी लीडरशिप ने हमेशा हमें यही बताया कि हमें यूरोप से, अमेरिका से, मुस्लिम दुनिया से एड आएगी तो हम तभी गुजारा कर सकेंगे। अमेरिका जो कभी हमारा इत्तेहादी हुआ करता था, उन्होंने सिर्फ $1 लाख अभी तक फ्लड्स के लिए दिया है। हमें इस चीज़ की भी शर्म आती है कि उन्होंने क्यों दिया, और ये भी शर्म है कि इतना कम क्यों दिया। यूरोपियन यूनियन ने $76 मिलियन की बात की, जबकि मुस्लिम दुनिया बिल्कुल खामोश है। लेकिन हमने अपने कोई तौर तरीके आज तक तय नहीं किए, और हमें इस चीज़ का तो एहसास भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर तबाहियाँ आ सकती हैं। और अगर तबाहियाँ आ भी गई हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बेहिसी देखें कि पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में जलसे कर रही है, जगह जगह जा रही है, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं है कि सिंध और बलूचिस्तान डूब गया, क्योंकि वहाँ से वोट नहीं मिलते,
क्योंकि वहां से आपके लोग एमएनए नहीं बनते, क्योंकि वहां से फिर आपको पार्लियामेंट में आपकी सीटें नहीं आती, इसलिए बलूचिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान की कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और पीटीआई जो है बलूचिस्तान से बड़े मार्जिन से नहीं जीती, और एक रीजनल सेटअप है वहां पे, इसलिए उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसी तरह सिंध को भी देख लें, सिंध वालों की तो आवाज बड़ी पूरी दुनिया में जाती है, लेकिन जब सैलाब आते हैं तो वो भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, बिलावल भुट्टो ने अपना दौरा यूरोप जो है वो मौखर किया, अपनी सियासत बचाने के लिए भी किया, जहां आवाम की खिदमत करने के लिए की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमें पता चलता है कि जो गैर रवायती सिक्योरिटी है, गैर रवायती सिक्योरिटी जिसमें फ्लड्स हैं, एनवायरमेंटल की जो एनवायरमेंट के हवाले से जो तब्दीलियां हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। टिड्डी दिल का हमने सामना किया, उसके बाद जो जल्जले आते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ऑपरेटर्स नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन हमें पता चला कि उसने भी कोरोना फंड में बहुत ज़्यादा पैसा उर्द-बुर्द हुआ, और वो भी हमें जब आईएमएफ ने प्रेशर डाला इमरान खान पे, तो पता चला कि 40 अरब रुपए जो है खुर्द-बुर्द हुए हैं। सो हमारे लोगों को तो जब बाहर से पैसा आता है तो फौरन ये याद आ जाता है कि पैसा खाना कैसे है, ये नहीं पता कि लगाना है। और इस वक्त जो गैर हमने पूरे 75 साल रवायती सिक्योरिटी, इंडिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, इससे लड़ते रहे, दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे, और आज हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो गैर रवायती खतरे हैं वो इतने हमारे अंदर घुस गए हैं, और ना तो हमें इंटरनेशनली किसी किस्म से कोई मदद मिलनी है, और ना हमारी रियासत के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हमें बचा सकते हैं। सो मेरा ख्याल है ये मौका है कि हम एक नेशनल लीडरशिप सारी की सारी बैठे कि 25 करोड़ आबादी को गैर रवायती खतरों से किस तरह बचाना है। रवायती खतरों से तो हम बच गए हैं, लेकिन ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमें ये बताया जाए कि हमने ये इन खतरों से किस तरह बचना है, और ये कोई एक सियासी जमात नहीं कर सकती, ये सारी लीडरशिप को मिलकर करना पड़ेगा। ठीक है चीमा साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से बात करेंगे, बारिशें, उसके बाद में सैलाब, उसकी तबाहकारियों को लेकर। अब आने वाले दिनों में माहिरीन कह रहे हैं ग़िज़ाई क़िल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। क्या सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस मामले को लेकर तैयार हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। बारिशें, उसके बाद में सैलाब तो आ चुका है, इमदादी कार्रवाई अभी हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया गया, देर से ही सही लेकिन आगाज़ तो कर दिया गया है। लेकिन माहिरीन ये बता रहे हैं कि ग़िज़ाई क़िल्लत का आने वाले दिनों में ख़दशा पैदा हो सकता है। क्या इसके लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतें पहले से ही तैयार हैं? क्या समझते हैं रज़ा रूमी साहब, होमवर्क मुकम्मल है वफाकी और सूबाई हुकूमतों का? नहीं जी, कहाँ होमवर्क मुकम्मल है। वो कुदरती आफत ने जिस तरह से आके घेरा है, उससे तो यही बड़ा वाज़े हो चुका है कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी। और ये जो अब क्राइसिस बनेगा, पहले ही आपको पता है कि कोविड के बाद ही जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया भर में वो मुतासिर हुई हुई हैं। पाकिस्तान कई सालों से गंदम जो है वो तो इंपोर्ट कर रहा है, अगरचे कि ज़राई मुल्क है, फर्टाइल मुल्क है, लेकिन यहाँ पर नाकिस प्लानिंग के बायस जो है वो पहले ही हम इंपोर्ट कर रहे थे, और दुनिया भर में ये अंदेशा है कि ग़िज़ाई किल्लत वहाँ से भी होगी। अब जो हमारी रही सही फसलें हैं सिंध में, जो जिक्र किया जा रहा है कि कॉटन की जो कपास की फसल है वो भी तकरीबन इस बार जो है वो खराब हो गई है, और उसका असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा बहुत बड़े तरीके से। और ग़िज़ाई किल्लत तो सबसे बड़ा, फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला होगा, और ये बनेगा। और वंस अगेन इसमें मैं यही बात कहूँगा कि जब तक आप तवीलुल मयाद प्लानिंग नहीं करते, माहौलियाती तब्दीली अब एक रियलिटी है, और ये आज से नहीं पता, ये पिछले 10-15 सालों से पता है पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबका है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई तैयारी, कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। अब कहीं जाके थोड़ा बहुत दिखाई दिया है तवज्जो इसकी तरफ, और उसकी भी वजह बहुत ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान आलमी जो ट्रीटीज हैं या माहदे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनका मेंबर है, उनका सेक्रेटरी है, इसलिए कुछ ना कुछ कार्रवाई तो डालनी पड़ती है। लेकिन दर हकीकत ये हमारी तरजीहात नहीं है। असल में पाकिस्तान के अवाम जो उनका बेशतर हिस्सा जो गरीब अवाम है, वो कभी भी अशराफिया की तरजीह नहीं रहे, और यही वजह है कि यके बाद दीगरे जो है इस तरह का क्राइसिस जो आता है वो लोगों को हिट करता है, चाहे वो 2005 का जलजला हो, 2010 के फ्लड्स हों,
या और दीगर तगय्युरात जो आते हैं, इवन सियासी जो अदम इस्तेहकाम बनता है, उसका सबसे ज्यादा ठीक है। जो खमियाजा है वो अवाम भुगतते हैं। और अब ये वक्त आ गया कि इसके ऊपर बात की जाए और उन पर जोर डाला जाए, इस्लामाबाद में जो बैठे हुए हमारे पॉलिसी प्लानर्स, जी कि वो ये कब बदलेंगे अपनी रविश और कब वो जो है तवीलुल मयाद बुनियादों के ऊपर ठीक। हालात को और मामलात को ठीक करना शुरू करेंगे। जी जी जामी चांडियो साहब, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से होमवर्क मुकम्मल है, क्या कहेंगे आप? जामी चांडियो साहब। जी जी सर, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से होमवर्क मुकम्मल है, आप समझते हैं? देखिए, मैंने जो पहले आपसे गुजारिश की कि सूबाई हुकूमत ने सारा कुछ डैमेज होने के बाद जाकर आंख खोली है और उनके पास की जो सूबाई हुकूमत की सलाहियत है वो इस डिजास्टर के सामने बड़ी महदूद है और इस वक्त तक कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई हमें ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा, सवाए बिलावल साहब के और वज़ीर आला के वज़ीरों के दौरों के। सवाल ये है कि जिस सतह का ये डिजास्टर है और जिस कदर यहाँ सूरत हाल है, खुराक की कमी है, शेल्टर लोगों को नहीं है, गवर्नमेंट के पास देने को टेंट्स नहीं है और फूड पहुंचाने का इंतजाम नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं कि जिसको गवर्नमेंट जाहिर है कि सूबाई सतह पर बिल्कुल उसको चैलेंज को मीट करने के काबिल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो हम देख रहे हैं कि ये जो इमीडिएटली जो शेल्टर का और फूड का और हेल्थ की सहूलियात का फुकदान है अपनी जगह पर जो बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो ज़राअत तबाह हो चुकी है, मवेशी तबाह हो चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, लोग डिस्प्लेस हुए हैं और सारा जो ये क्राइसिस है इसके जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और जो सोशल और साइकोलॉजिकल और हर तरह के जो नताइज सामने आएंगे बड़े भयानक है। तो इस वक्त तक तो नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो कि इस सूरत हाल को संभालने की सलाहियत रखती है। तो फिलवक्त बिल्कुल लोग समझे कि कुदरत के रहमो करम पे है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? माहिरीन कह रहे हैं कि ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इसके लिए तैयार है? सैलाब के लिए तो तैयार नजर नहीं आई कहीं से भी। देखें, अगर तो हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आबादी है वो किस पेस से बढ़ रही है। नॉर्मली हम पॉपुलेशन सेंसस से अवॉइड करते हैं, डाटा शेयर करने से अवॉइड करते हैं, ताकि हमें उससे फिर ये है कि अगर डाटा प्रॉपर्ली डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन कौन से लेवल पे होगा तो हमें पता चलेगा किस इलाके में कितने लोग हैं, उस इलाके में कितनी फूड चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन हम क्योंकि डाटा नहीं शेयर करते, हमारे मसाइल रहते हैं। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि हमारा बहुत सारा एरिया तो बैरन पड़ा हुआ है और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो सेटल्ड एरिया जो कि पंजाब के थे, जहाँ पे जैसे गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, ये जो फूड बास्केट है, फैसलाबाद, ये जो फूड बास्केट थी, यहाँ पे अब जो एग्रीकल्चरल जो साइट्स थी, एग्रीकल्चरल जो जगह थी, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और उस हाउसिंग सोसाइटी बनने की वजह से जो वहाँ पे गंदम और चावल लगता था वो अब नहीं लग रहा। तो अब आप ये इमेजिन कर लें कि जो फूड शॉर्टेज है वो इतने बड़े पैमाने पे होगी। एक तो जारी बात है कि हमने नेचर के साथ खेल रहे हैं कि जो जहाँ पे फसलें होती थी वो फसलों पे घर बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनना शुरू हो गई। दूसरा, आपकी आबादी बढ़ रही। तीसरा, आप नेट इम्पोर्टर हैं फूड के। चौथा, आप भारत से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी 75 साल की लड़ाई है और इसमें हमारी इंसल्ट है भारत से सस्ती चीज़ें इंपोर्ट करना और हम महंगी चीज़ें कहीं और से इंपोर्ट करना मुनासिब समझते हैं। तो हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं जवाद भाई, हमें किस किस पे देखना है और यहाँ पे आके हमें इस चीज़ को समझना है कि भाई अगर हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, कल को चावल भी इंपोर्ट करेंगे, तो इतनी बड़ी आबादी को इंपोर्ट करके फूड खिलाना मुमकिन है जबकि आपकी एक्सपोर्ट 31 बिलियन डॉलर की है, आपकी रेमिटेंस 31 बिलियन डॉलर की है, इंपोर्ट 80 बिलियन डॉलर की है। तो पंजाबी के अंदर आवे दा आवे बिगड़े है, हमें तो कोई रास्ता दिखाए तो हम सही रास्ते पे चल सकते हैं, हमारी तो कोई हालत नहीं है। ठीक, सज्जाद मीर साहब कहेंगे, बारिशें तो सैलाब, तबाही, अब ग़िज़ाई क़िल्लत का माहिरीन कह रहे हैं खदशा पैदा हो सकता है। ये माहिरीन तो कह रहे हैं, क्या हुकूमतें भी तैयार हैं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ग़िज़ाई क़िल्लत की कमी को पूरा करने के लिए? मैंने कहा मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव
तनाजुर में नहीं देखता। सैलाब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, वो तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। वो जो ज़ख़ीरा करना होता है गंदम का, वो करते नहीं, उससे कम करते हैं और फिर बहुत शोर मचाते हैं कि वफाक हमें नहीं दे रहा, पंजाब हमें नहीं दे रहा, फलां हमें नहीं दे रहा। हर साल या तो चोरी हो जाती है गंदम उनकी, या कीड़ा खा जाता है, या इस साल उन्होंने बताया है कि पानी में अनाज जो है डूब गया है। पहले बता दिया उन्होंने। छुट्टी, आप बाकी को इलाके पूरा करें तो पूरा कर सकते हैं। पंजाब की सूरत हाल का मुझे अंदाज़ा इतना है कि 35 लाख टन गंदम यहाँ इन्होंने इकट्ठा करना थी। मैंने ओवरहेयर किया था एक बार एक महफ़िल में बैठे हुए बातें करते हुए, हमज़ा शहबाज शरीफ ने कहीं कहा था कि मैंने 50 लाख टन गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर दी है, ये ज़्यादा कर दी है। दूध के तहत तो प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा। और मुझे तवक्को है कि परवेज़ इलाही जो है, ये इस तरह का वज़ीर आला है कि इस अगर ज़ख़ीरा किया हुआ है और महफूज़ है गंदम, तो उस तरीके के साथ हमारे यहाँ उसका बहरान पैदा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा को भी यहाँ से जाना है और अफ़गानिस्तान का रास्ता भी जो है वो खुल जाता है तो पता नहीं चलता। फिर होता ये है कि गंदम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं भेज रहा, होता ये है कि वो अफ़गानिस्तान नहीं जा रही। एक पूरी कहानी है जिसका अलग हिस्सा है। ये तो गंदम की सूरत हाल मैं बता रहा हूँ। सब्जियाँ आपकी बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, वो आपको कहाँ से लानी है? आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो मार्केट में 100-100 20-20 रुपए किलो मिलती थी, अब 3-3 से 4-400 रुपए किलो मिल रही हैं। आपके कंटेनर खड़े हुए सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। आपका फल भी जो है शॉर्ट, पता नहीं किन-किन चीज़ों की शॉर्टेज होगी। जी। कपास की फसल यकीनी तौर पे तबाह हुई है, उसका असर हमारी मईशत पे पड़ेगा, लेकिन फूड सिक्योरिटी का उससे ताल्लुक क्योंकि नहीं है, इसलिए उसका मैं तज़किरा नहीं करता। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक़्त जो हमारे वसाइल हैं, उसको अगर हम सलीके से इस्तेमाल करें और हमने 3 शायद मिलियन टन जो गंदम जो है या 5 मिलियन टन गंदम बाहर से मंगवाने का फैसला पहले किया था, जी। उसे करें और ठीक है तरीके मिर से साहब। इस्तेमाल करें, तो मुझे तवक्को है कि इस साल फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा नहीं होगा। जी। लेकिन आइंदा सालों की आपकी फसलों का क्या बनेगा, आप कैसे इसको लेके चलेंगे, आपको अपनी मईशत को बदलना है। आपको ठीक। कल मैं एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग में था, बैठा हुआ वहाँ बात कर रहे थे कि उन्होंने 1 एकड़ पे 1 कमाया है। 1 एकड़ पे 1 कमाया एक यूनिवर्सिटी ने, और ये तरीका क्या है, क्या ये साइंस इस्तेमाल नहीं हो सकती, होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं हुकूमत वो जो टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है, किस हद तक उनके खदशात दुरुस्त हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुकूमत मुझे टेक्निकल ग्राउंड पर नॉकआउट करना चाहती है। किस हद तक दुरुस्त है उनके खदशात, जामी चांडियो साहब? देखिए जवाब साहब, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को ये गुमान है कि मौजूदा हुकूमत उनको टेक्निकल ग्राउंड से जारी से नॉकआउट करे, तो मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब खुद बहुत ताउन कर रहे हैं उनके साथ। आप देखें कि उनका अंदाज़े बयां, उनकी गुफ्तगू, उनका एंटागोनिज्म, उनका लबो लहजा, ये सब चीजें जो है वो बहुत एक इर्रेस्पॉन्सिबल वे में, वो जाहिर है कि जो दिल में आता है कह देते हैं। तो वो जाहिर है कुछ चीजों की लीगलिटी है, कुछ उसकी तकाजे हैं अदालतों के प्रोटोकॉल्स के और बाकी मामला के। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट होना तो बहुत छोटी सी बात है। असल बात ये है कि इमरान खान साहब का जो ये पूरा हुकूमत में जाने के बाद जो पूरा कंडक्ट है, तो नजर तो ये आ रहा है कि कोई नाराज लाडला बच्चा है जो अपना माजी रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताइए कि मुल्क की जो संगीन सूरत हाल है माशी तौर पर, हर एतबार से सियासी तौर पर, उसके बारे में, या सैलाबों की सूरत हाल इस वक्त हम डिस्कस की हमने, बताइए कि खान साहब के टेबल पे कोई ऐसा बयानिया, कोई नुक्ता नजर, कोई तज्जिया आपको देखने में मिल रहा है जिसका कोई ताल्लुक सरजमीन से हो या हकायक से हो? वो इस कदर ख्याली दुनिया में, रैट्रिक में रहने वाले हैं और उनको चस्का लग गया है पॉपुलिज्म का। अब जाहिर है ये माशरा ऐसा है कि जहाँ हकीकत की बात कम अपील रखती है और पॉपुलिज्म के लिए कोई ना कोई आपको मफरूजात लेने पड़ते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो खान साहब की शिकायत है कि उनको नॉकआउट किया जा रहा है, वो खुद भी उसमें ताउन कर रहे हैं।
अच्छा। असल बात यह है कि अगर वो संजीदा हैं इस सारे प्रोसेस के बाद कि उनका कोई सियासी मुस्तकबिल हो, वो कोई अपनी जगह बनाए, तो उनको एक संजीदा सियासतदान की तरह, जमात की तरह सामने आना पड़ेगा कि ठीक है। उनके पास आज के पाकिस्तान का तजजिया क्या है, उनके पास ठीक। मसाइल की नौयत क्या है, वो किन बातों पर पाकिस्तान के माशरे और रियासत के मसाइल समझते हैं, ठीक है, और वो उनकी खुद नजर में बिल्कुल चांडी साहब उसके आपका मुमकिन पॉइंट है, हल क्या वो हो खुद सकते भी हैं। संजीदा नहीं है। बाकी मदीने की रियासत और एंटागोनिज्म जी। और सिर्फ अफराद पे फोकस करना और अपनी ख्याली दुनिया में रहना और एक अनोखे लाडले की तरह रद्द अमल करना, तो मैं तो नहीं समझ रहा कि इन तमाम रवैयों से कोई लंबा अरसा वो अपने ठीक। ऑडियंस को और खुद अपनी जमात के लोगों को अपने साथ चला पाएंगे। मुतमईन कर सकेंगे। तो ठीक ये है, बिल्कुल उनको आपका गौर पॉइंट करना है, पड़ेगा कि गौर करना पड़ेगा उन्हें। चीबा साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब दुरुस्त खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो तो खुद अपने सबसे बड़े ओपोनेंट नवाज शरीफ को टेक्निकल नॉकआउट करवा के तो पावर में हैं। अगर इमरान नवाज शरीफ टेक्निकली नॉकआउट ना होते तो शायद मैदान की सिचुएशन डिफरेंट होती, सियासी मामलात पाकिस्तान के अलहदा होते। तो अभी अगर इमरान खान के ऊपर कुछ जेन्युइन केसेस हैं तो उनको कोर्ट्स को देखना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि इमरान खान क्योंकि पॉपुलर है और इमरान जी। खान क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ा, पाकिस्तान में बड़े मशहूर सियासतदान है, तो उनके खिलाफ वो जस्टिस साहिबा को भी, वो जजेस को भी धमकियां देंगे, वो ज़ेबा चौधरी साहिबा को ठीक। भी धमकियां देंगे, वो और लोगों को भी धमकियां दें और कहें कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट ना हो, वो हों और बाकी दुनिया हो जाए। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाएगा। अगर इमरान खान नॉकआउट हुए तो बिल्कुल अन सही जो कानूनी ग्राउंड्स हैं उन पे नॉकआउट होंगे जी। और उसके चांसेस भी नजर आ रहे हैं। सो इमरान खान साहब की खूबसूरती है जवाद भाई कि जो काम होने वाला होता है वो उसके बारे में पहले शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जब वो इतना शोर मचाते हैं, बाद में लोगों को कहेंगे देखो मैंने तो पहले ही कहा था उन्होंने मेरे साथ ऐसे कर देना है। तो वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि लोगों को पहले मूड बनाओ और बताओ कि, और प्रेशर डालूं अदारों के ऊपर। देखिए, पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ इमरान खान ने जो किया, अब तो वो जुडिशरी के पीछे पड़ गए और पहले हायर कोर्ट जुडिशरी को कहा कि भाई तुमने रात को 12 बजे अदालतें लगा ली, फिर वो लोअर जुडिशरी के पास आ गए कि आपको भी देखेंगे, आपके खिलाफ भी करेंगे। अभी 30 अगस्त को बुलाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, देखते हैं कि वो क्या करते हैं इनके साथ। ठीक। लेकिन इमरान खान साहब लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो पाकिस्तान के कानून के तहत ही सियासत कर रहे हैं, वो किसी और मुल्क के कानून के तहत सियासत नहीं कर रहे। ठीक है रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं कि हुकूमत उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है? देखिए, जाहिर बात है कि इमरान खान साहब को फायदा हुआ था जब पिछली बार उनके हक में एक नवाज शरीफ का नॉकआउट हुआ था। तो यकीनन सियासी सतह के ऊपर जो रूलिंग कोलिशन है उनके तो इंटरेस्ट में होगा कि अगर इमरान खान साहब का नॉकआउट होता है, जाहिर बात है इसमें तो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉकआउट जो है वो तो अदालतों ने करना है ना, हुकूमत के तो हाथ में ये इख्तियार नहीं है। अदालतें और इलेक्शन कमीशन जो दोनों हैं वो एग्जीक्यूटिव के माते नहीं है, वो आइन के मुताबिक आजाद इदारे हैं और वो जो अब फैसला करेंगे और जिस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, जाहिर बात है हर फैसले का उनके सियासी मुज़मिनात होंगे। अगर वो खान साहब को नॉकआउट कर देते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे, अगर वो नहीं करते उनको रहने देते हैं मैदान में उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे। लिहाजा अब ये मामला जो है ये टोटली जुडिशरी की कोर्ट में जा चुका है। बॉल जो है अब अदलिया ही जो है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट जो है जहाँ पे मुख्तलिफ केसेस इस वक्त पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। अब वहाँ देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या इसके ऊपर राय है और मूड है और वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। जी ठीक। सजाद मीर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं हुकूमत मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहती है, दुरुस्त है इमरान खान साहब के खदशात? मैं पहले अर्ज कर रहा था, आवाज कट गई थी कि नॉकआउट होता है चाहे टेक्निकल हो चाहे कुछ हो। जब आप अरीना में उतरे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से नॉकआउट हो सकते हैं, जिसको आप टेक्निकल कहते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये भी खेल का हिस्सा होता है तो फिर आपकी गलती है। और अभी रज़ा रूमी दुरुस्त कह रहे थे कि सारी बातें आप कोर्ट में पहुंची हुई हैं, अदालतों में पहुंची हुई हैं। ये आपने खुद इन्वाइट की है अपने लिए मुसीबत को, और इस जब मुसीबत इन्वाइट की है उसके जो नताइज निकलेंगे वो आपको भुगतना पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अदालत की तौहीन करें और कहें कि जी मैं इमरान खान हूँ, मेरे खिलाफ ये नहीं किया जा सकता। बहुत सी बातें ऐसी हैं
और बहुत अगर तोशाखाना का केस दुरुस्त है और अगर उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उन्होंने तो इस बात पे बहस ही नहीं की है कि आपने कितने में लिया, कहाँ बेचा, क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। टेक्निक वो कहते हैं ये टेक्निकल नॉकआउट है। यानी कि अगर ये साबित फिर केस ये किया जाए कि आपने झूठ मचाई थी, गलत किया था, नाइंसाफी की थी, बददियांती की थी, फिर आपको चैन आएगा। ये सारे किस्से ये है कि आपको बड़े माइल्डली आसान तरीके के साथ आपको समझाया जा रहा है कि इस तरह से खेल जी नहीं खेला जाता, अरीने में यूं नहीं उतरा जाता अखाड़े में। इसके अपने कुछ आदाब होते हैं। अगर आदाब आपको नहीं आते और आप ठीक ये मैच हार जाते हैं, उसे आप टेक्निकल नॉकआउट कह लें या कोई नॉकआउट कह दें, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, रजा रोमी साहब, जामी चांडियो साहब, कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।